हिंदी साहित्य के वरिष्ठ, शीर्ष और अग्रणी लेखकों में स्थान रखने वाली लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। 1857 एक प्रेम कथा। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी 1857 एक प्रेम कथा। हल्ला हो गया कि प्रताप की दुल्हन भाग गई। प्रभु नाई ने दलाली की है। वही गंगिया बेड़नी को रज्जो यानी कि प्रताप की दुल्हन से मिलाने लाया था। प्रताप की माँ जार जार रोती है। बेटा फौज में है, बहू बेड़नी के संग चली गई, अकेली बूढ़ी, सब कुछ तबाह हो गया। काकी, तुमने गंगिया बेड़नी को अपने घर देखी थी या कि रज्जो ही उससे मिलने सूर्य की कोठरी में गई थी? मिलन भेंट कहाँ हुआ? काकी के जेठ के बेटे रामदास ने पूछा था। काकी कुछ भी बताने की जगह रोने लगी। कुछ बच्चों और एकाध किशोर बालकों ने जो बयान किया उसको रामदास ने घर के संरक्षक की तरह अपने विचार से समझा। उफ! गंगिया बेड़नी ने घर में प्रवेश करके जब रज्जो से आदर सम्मान पाया तो रज्जो को गले लगा लिया। बहू बेड़नी के सीने से लगी हिलक हिलक कर रो रही थी, जैसे उसे अपने संकट में गंगिया का सहारा मिला हो। ऊपर से सूर्य ने अपना मत जड़ दिया। गंगिया, रज्जो यहाँ से फागों के बहाने ही छुटकारा पा सकती है। रज्जो ने ऐसे देखा जो पूछ रही हो, गंगिया जिज्जी, तुम भी ऐसा ही मान रही हो कि हमें अपने संग बिठाकर निजी बातें कर रही हो, सो मीठी लग रही हो। रज्जो के प्रेम ने जो रंग यहाँ दिखाया है उससे सारे संबंध क्षत विक्षत हैं। क्या बेड़नी पता लगा कर आई है कि रज्जो की घरेलू दशा क्या है? गंगिया ने अपने विचार उजागर किए। हम समझ रहे हैं तुम्हारा कलेजा दरका हुआ है, भीतर ही भीतर लहूलुहान होगी नहीं, चौतरफा जंग लड़ रही हो, पर रज्जो जंग कहाँ नहीं है। आदमी की जिंदगी ही जंग है। देख रही हो फिरंग जो आदमी को मार मार कर खून पी रहे हैं, राजा लोग अपने को कुचल रहे हैं, मुसाहिब लोग जो कलाकारों की जान के दुश्मन हैं, बस एक हम जनी मानसे हैं जिनको कहीं टेक नहीं। गंगिया बेड़नी बातचीत के मामले में चतुर, जो कुछ रज्जो से कह रही थी सुना किसी और को रही थी। काकी जब रो धोकर हल्की हो गई तो उन्होंने रामदास को अपनी तरह से सारी बातें बताईं। बेड़नी का मन यहाँ तो हरगिज नहीं था लला। हमें तो ऐसा लगा कि उसके दिल में कोई गुम चोट है जो यहाँ किसी बात से दुख गई। ये बेड़नी कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, इतना पता रज्जो ने भी हमें नहीं बताया। उसने एक फाक कही थी, आउद भागवान के दौरे कौन बसंत न मोरे, मौत बिसाल गाल भों भर के जी में मदन हिलोरे। गंगिया चालाक बेड़नी पूरी फाग नहीं कही, बोली आगे फाग बड़ी रसीली है, पर यह फाग रस की गली से खूनी रस्ते की ओर मुड़ गई। अब इन फागों का समय कहाँ है रज्जो रानी? जगह जगह खूनी फागें खेली जा रही हैं। अब देवर भौजाई जीजा साली नहीं दिख रहे हमें, बागी सिपाही लाल रंग में भीगे पड़े हैं। बहू ने बात का रुख मोड़ दिया था। बोली, गंगिया, तुम इतने गहनों का क्या करोगी? जगह जगह नाचती हो, रुपया सोना बटोरती हो, गले में लड़लड़ी तिदाना और जौमाला। गंगिया हंसने लगी थी पर नजरें उदास सी। बोली, बखत बताएगा कि हम जेवर का क्या करेंगे। भगवान ने चाहा तो तुम भी देखोगी। अच्छा चलो, ईश्वरी महाराज की बनाई कोई फाक सुना दो, हमारे संग लिखा मोंडा आया है, दर्ज कर लेगा। रज्जो ने तुरंत सास की ओर देखा था। गंगिया बेड़नी ने पहले तो अचंभे से देखा, फिर आधे घूंघट में बैठी रज्जो की ओर अपनी व्यंग भरी बोली छोड़ दी। तुम तो रानी पटरानी और सेठानियों की तरह डर रही हो। हमने तमाम राजकुल देखे हैं, वहाँ लूटी उठाई चुराई और जीती गई औरतें होती हैं। वे अपने मर्दों और बड़ी बूढ़ियों से थर थर काँपती हैं। डर का कारण होता है रेशमी उन्ना कपड़ा और सोने के गहनों के संग आराम, खाने के लिए मुफ्ती मलाई। तुम तो ऐसी नहीं हो ना? बेड़नी की आंखों में क्या था जिससे रज्जो ने अपनी नज़रें मिला दी। वो कह रही थी, किसान औरत हो, दिलेर और मजबूत हो, तभी ना इलाके में अपना नाम कर दिया। प्रेम ही तो है कि हौसले से खड़ी हो, आगे भी हिम्मत कर सकती हो। रज्जो अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुख्यात, ईसुरी के लिए मीरा का रूप। उसने बस बेड़नी से इतना पूछा था, आज ही तो नहीं जा रही तुम? गंगिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और रज्जो की हथेली को अपनी हथेलियों के बीच तौलने लगी, जैसे रज्जो की ताकत आंक रही हो। फिर बोली, जाना तो आज ही होगा। इतने छोटी सी मिलन भेंट?
भेंट तो भेंट होती है रज्जो, हमें जो मिलना था मिल गया, कोई सौगात दे दो अपनी निशानी। ईश्वरी महाराज ने तो जिंदगी ही दांव पर लगा दी तुम्हारे लाने, तुम अपना कुछ भी नहीं छोड़ पाई। ये बात सिर्फ प्रभु जानता है कि उस रोज रज्जो की क्या दशा थी। सौगात, जिंदगी और दांव। रज्जो भौजी ऊपर से शांत थी, मगर एक अज्ञात दहशत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंगिया क्या कहना चाहती है? क्या छोड़ने को कह रही है? उस समय तो रज्जो आशंका की मारी गंगिया के पास से दूर हो गई। अपने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह भेड़ लिया और किवाड़ों पर बेंड़ा लगा दिया। सोचा अब कोई यहाँ नहीं आ सकता। गंगिया सौगात मांगने आएगी, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। ये घर जिसमें ईश्वरी फगवारे के जाने के बाद उसे घुटन होती थी, ये घर उसे पति का दिया कैद खाना लगता था, आज कवच सा प्रतीत हो रहा है। भले कोई घर की दीवारें ढहा दे, प्रताप सिंह नामक पति का आंगन बचा रहेगा, जो उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। रज्जो बेसुध सी मगर घर जाग रहा था। गंगिया बेड़नी की जाति बाहरी दुनिया में घूमती है, उसे घर की कदर क्या। वो क्यों नहीं समझ पाई कि रज्जो में उड़ जाने वाली आदत होती तो फगवारे ईश्वरी के ही साथ चली जाती। तुम तो अपना कुछ भी नहीं छोड़ पाई। गंगिया की आवाज़ कानों के पर्दों से टकराती है और प्रियतम ईश्वरी की आवाज़ में बदल जाती है। बड़ी कशमकश है। रज्जो गंगिया के साथ माधोपुरा से भाग गई। ये खबर सुनी तो ईश्वरी नामक प्रेमी को विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना मत रहा है कि जिंदगी में उम्र के अनुसार आदमी अपना लक्ष्य तय करता है। रज्जो के गृहस्थ के दिन थे, उसे वानप्रस्थ धर्म ने कैसे उकसा दिया। जब वे रज्जो से मिले थे तो उसकी उम्र निखालिस प्रेम करने की थी, जो कि उसने किया। भाग जाना, घर से भाग जाना, ऐसा तो उन्होंने प्रेम के उस शिखर पर भी नहीं सोचा था जब वे मिलने के लिए रात रात भर रोया करते थे। वे बुलाते थे, रज्जो सुनती नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ? ईश्वरी की अनुराग भरी आंखों में ऐसा आहत भाव उभरा कि एकदम चुप्पी से साधे देर तक बैठे रहे। उनके मित्र धीरे पंडा भी व्याकुल हो गए। वे जानते थे ईश्वरी ने रज्जो से ब्याह नहीं किया, मगर मन से मन का वरण तो हुआ है। रज्जो कहाँ भागी? आजकल राजाओं, रजवाड़ों और जागीरदारों की अजीब हालत है। अंग्रेज बहादुर ह्यूरोज अभी झांसी में भी नहीं घुस पाया। रसद, हथियार और घोड़ों को बागी सरदार रोके हुए हैं। जब माल मिले तो फिरंग बहादुर आगे बढ़ें। झांसी पर कब्जा किए बिना अंग्रेजों की फतेह नहीं हो सकती। धुरी की ताकत है। झांसी राज्य में और खिंचाव की डोर है लक्ष्मीबाई और उसके सहयोगी साथियों के हाथ में। जद्दोजहद जैसे रस्साकशी। लोक कवि ईश्वरी, जो आबादी बेगम की जमींदारी में छिपे पड़े थे, सुन रहे थे अपनी प्रेम प्रेमिका रज्जो की और बाहर मचे घमासान के बारे में। एक अजूबा सामने आया। वो था देशपत दीवान के रूप में। ये व्यक्ति अंग्रेज़ों की फ़ौज का दीवान बगावत कर बैठा, मगर उस बागी से रज्जो का क्या वास्ता। ये बात तो सभी जान रहे हैं कि झांसी की रानी ने औरतों की सेना बना ली है। तीर तलवार चलाने का प्रशिक्षण देकर अच्छी खासी जनानी फ़ौज खड़ी कर ली है। मगर रज्जो फ़ौज में? ईश्वरी सन्न रह गए थे। उनके हिसाब से ये उनकी कमनीय कला पर प्रहार था। रज्जो वहाँ आखिर क्या करने गई है? वो तो डरपोक इतनी थी कि पत्ते खड़कें, शाखें साएं साएं करें तो उनसे लिपट जाती थी। अंधेरे में चलती, गिरकर घुटने फोड़ लेती। और आज खबर आ रही है कि ऐसी औरतें छोर अछोर रास्तों पर कहीं भी पहुंच जाती हैं। चलना रज्जो के लिए नशा जैसा है। वो चट्टान जैसी पहाड़ी पर चढ़ी चली जा रही थी। नंगे पाँव थी, लहूलुहान पंजे और घायल एड़ियाँ, चेहरा दर्द से बेजार। उफ! लोक कवि की भावनाएं जो रज्जो के शोभा श्रृंगार के लिए थीं, क्या प्रेयसी उनकी भावनाओं को ऐसे ही मटियामेट करती चलेगी? शायद नहीं। वो कवि की खोज में ही मारी मारी फिर रही है। लोक कवि ईश्वरी ने अपना मत दावे के साथ प्रकट किया। प्रभु था कि बिना पूछे ही आगे बताने लगा। महाराज, आगे वो दोनों जनी झिंझनी गांव की तरफ चली गईं। कहती थी उनकी ज़रूरत देशपत दीवान को है। देशपत? अरे नहीं, वो तो औरत जात की परछाई से ही नफरत करता है। अपने दल के सिपाहियों को बरसों घर नहीं जाने देता कि कहीं उनकी औरतें उन्हें भरमाकर मकसद से न भटका दें। सही है उसकी धारणा। रज्जो को ही देख लो, उसका आदमी फ़ौज में गया और हमें यहाँ गुप्त निवास में रहना पड़ा। वो घर से भाग ली, वो भी बेड़नी के संग। रज्जो चली गई, ईश्वरी का जीवन थम गया। उन्हें क्या पता कि रज्जो कहाँ गई।
प्रेमी की खोज में मीरा सी दीवानी होकर निकली थी। बियाबान में भटक रही है, पेड़ों की सघन दीवारों के बीच पहाड़ी आंगन खुले हुए हैं, सन्नाटा ऐसा कि छोटी सी खांसी या छींक चौंकाने की हद तक गूंजे। रात का अंधेरा और आग की लपटों भरा कुंड, चारों ओर बैठे आदमी बुतों की तरह लग रहे हैं। आदमियों के चेहरे और हथियार नाचती हुई लपटों की रोशनी में चमक जाते हैं। रज्जो ने अनायासी ये बात सोच ली कि हो न हो ईसुरी यहीं हो। गंगिया उनकी फागों की मुरीद फगवारे को यहाँ छिपा कर रख रही हो, क्योंकि दोहर्रा के मुसाहिब जू की नज़र हर कहीं है। मुसाहिब ईसुरी की फागों का बैरी ईसरी को उचक्का और बदमाश मानता है, क्योंकि उसकी बेटी फागों की दीवानी होकर बाप के घर बगावत कर बैठी। गंगिया ने कहा भी था, गाते गाते आदमी लड़ने लगता है। आल्हा का जन्म गीत संगीत से निकलकर जंग में जा मिला। सब कुछ सोचा, मगर वहाँ बैठे लोगों की दाढ़ी मूछों की बेतरतीबी ही डराने लगी। निश्चित गंगिया उसे उड़ा कर लाई है। सास ने कहा था, बेड़नी को कोई बेड़नी जैसी ही चाहिए, आगे इसकी उम्र ढलने वाली है। अभिवादन। बड़ी बड़ी मूछों वाले पगड़ीदार आदमी में खास बात है, वो सबको एक एक करके गौर से देख रहा है, जैसे गिनती कर रहा हो। इतने लोग और चुप्पी बेहिसाब। गंगिया ने क्या सोचकर कहा था कि घर से निकली औरत पिंजड़े की मैना जैसी होती है। लौट तो नहीं पड़ोगी रज्जो रानी? कैसे बताती घर का सुख फगवारा अपने साथ ले गया। मीरा से राजमहल जिसने छुड़ाया, उसी ने मुझसे घर छीन लिया। एक आशा आंचल की गांठ में बंधी है कि वो कहीं ना कहीं मिलेगा। गंगिया 10 कदम चलकर झुरमुट में गई, रोटियों की पोटी लेकर वापस आई। 4 रोटी और चटनी बांटने लगी। आधी रात के समय रोटी। रज्जू अपने हाथ पर धरी रोटी देखती रह गई। अरे इतनी ढेर रोटियां आज कहाँ से आईं? पगड़ी वाले ने पूछा। किसान आए थे बसारी गांव से, रोटियों के अलावा आटा और दाल भी दे गए हैं, कद्दू और आलू भी, नून मिर्च घना सब, गंगिया ने बताया। किसानों के घर इतना सब है? काली मूछों वाले ने पूछा। वे कह रहे थे लूट कर लाए हैं। वाह, पर आजकल कौन लुटेरा नहीं है। जरूर अंग्रेजी फौज की रसद जा रही होगी। बेचारा ह्यूरोज कब तक सागर स्टेट में पड़ा रहेगा। दद्दा, डाकुओं का डर फिरंगियों को बहुत है। देख लो, रसद को 50 सिपाही रखाते हुए जाते हैं। गोरे ज़्यादा खाते नहीं, गाड़ कर धर देते हैं कि देसी लोगों को खाने को ना मिले, वे कमज़ोर होते होते मर जाएं। पर हम मरेंगे नहीं, दद्दा यानी देशपत दीवान ने कहा। हम बैलगाड़ियों से ही फिरंगियों के रास्ते रोक देंगे। गांव के किसान बंदूक छीनने में माहिर हो गए हैं। हथियार ऐसे ही जमा होंगे। हथियारों की ज़रूरत है। रज्जो ने ऐसी बातें सुनी तो लगा कहीं अपने प्रति प्रताप के आसपास आ गई है। हथियारों की बातें सिपाही के सिवा और कौन करेगा? ईसुरी के पास तो फागों के सिवा कुछ नहीं। उसने यकायक लंबा घूंघट खींच लिया। घूंघट ने झिझक और भय कम कर दिए। लोग खाना खाकर 4 की टोली में रवाना हो गए। अब केवल देशपत, गंगिया और वो खुद थी। गंगिया के वार्तालाप से स्थिति का अंदाज़ा लगाने लगी। दद्दा, हम माधोपुरा तक नहीं, महोबा के आसपास हमीरपुर की सीमा तक हो आए हैं। अपने कुंजल शाह का कहीं अता पता नहीं। आप कहो तो आगे जावें। वैसे उधर हम कितने ही दिनों तक राई नाच का पड़ाव डाल रहे। देशपत ने सब सुना, चिंता में पड़ गए। और रज्जो के लिए हर बार फरेब की गांठ खुलती। फागे, राई नाच, गीत संगीत सब धोखा थे। ईसुरी महाराज का तो यहाँ कोई नाम तक नहीं ले रहा। कौन है कुंजल शाह? क्यों खोज रही है उसे बेड़नी? देशपत क्यों लड़ रहा है अंग्रेज़ों से? इतनी बड़ी फौज जैसी कि प्रताप बताता था से ये लोग लड़ सकते हैं जो अभी लूटी हुई रोटियां और चटनी खा कर गए हैं? देशपत ने गंगिया से पूछा, साजिंदों को किसी ने पहचाना तो नहीं? रज्जो फिर चौंकी। क्या साजिंदे नहीं थे? रज्जो की दुनिया बदलने लगी या फगवारे ने देशपत दीवान का रूप धर लिया? गंगिया कहती है, इस आदमी के मुरीद हो गए हम। लोग तो इन्हें जंगली कहते हैं। घने जंगलों में जो रहते हैं। यूँ तो देशपत दद्दा फिरंगियों की फौज में थे, पर नाराज़ हो गए। नाराज़ी की बात ही थी कि फिरंगियों ने इनके गांव से लगान वसूली की मुनादी करा दी। इन्होंने अर्जी लगाई कि साहब बहादुर, मैं आपकी फ़ौज में हूँ, मेरे गांव पर सख्ती न बढ़ती जाए। पर सरकार कहाँ माने। इसके बाद दद्दा ने कहा, जो झिंझनी गांव से लगान वसूल करने आएगा वो जिंदा नहीं जा पाएगा।
जब उनकी कोई बात नहीं सुनी गई तो दद्दा ने लगान वसूली के लिए आए 7 आदमियों को बंदूक से भून दिया और खुद फरार हो गए। दद्दा को जिंदा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम धरा गया। रज्जो, हम तो अपने राग रंग के लिए रोते हैं, ये आदमी इंसाफ के लिए मरता है, अपनों के प्रेम में जूझ रहा है। रज्जो ने ऐसे देखा जैसे उसका वजूद इस पहाड़ की छाया में अदृश्य होने वाला है। गहरी सांसें लेकर खुद को सामान्य कर रही थी कि गंगिया की बातें सुन सके, क्योंकि अपने गांव के खूनी हमले एक एक करके याद आने लगे। अपन यहाँ क्या करेंगे जिज्जी, हकलाती हुई आवाज़ में उसने कहा। जो करेंगे सो सामने आ जाएगा। यह दद्दा की नई रणनीति है। हम कान्हा और मुंदरा की तरह काम करेंगे। लक्ष्मीबाई की सखियों सरीखे देशपत की सखी बनेंगे। रज्जो नए विद्यार्थी सी और गंगिया का आह्वान जारी। ये तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ है जो बड़ा फैसला करेगा। ऐसी बातें करके वो ईश्वरी के बारे में पूछताछ करना भुला देती। आगे कहती जाती, तुम्हें यहाँ न लाती तो गांव में अपनी प्रीति पर रोती रोती तुम बासी हो जाती, सड़ जाती, फिर तुम्हें ईश्वरी भी न पूछते। और देशपत ने ऐलान किया, बिटिया पहले घूंघट त्यागो। के साथ जो बातें छुपी हुईं वे थीं, मर्दन सिंह के बानपुर के राजा अपने रंग महल में पतुरिया नहीं नचाते, अब वहाँ गोला बारूद ढलते हैं। झांसी की रानी अब अफगान और पठान घुड़सवारों का खुद नेतृत्व करेंगी। ऐसी बातें सुनकर रज्जो सोचती, क्या मुझे ऐसा संसार मिल सकता है? और धीरे धीरे वो उन बातों को अपने माहौल से जोड़ने लगी। जब सुना कि हीरोज़ ने सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स संभाल ली है, ये फोर्स नर्मदा और यमुना के बीच क्रांतिकारियों को मार गिराने और कंपनी राज की बहाली के लिए है। मर्दन सिंह की सेना हार चुकी है। मर्दन सिंह, ये व्यक्ति रज्जो के लिए कोई राजा नहीं था, वो तो अपने मोहल्ले के लल्लू की बहू से संबंधित था। इसलिए वो बुरी तरह चौंक पड़ी और मुंह से निकला, इतना बहादुर आदमी कैसे हार सकता है? बिटिया, बहादुरी हारते और जीतते हैं और बराबर लड़ते रहते हैं। तुम भी तो लड़खड़ा कर ही अपनी ज़िंदगी को आबाद किए हो। फिर वही हुआ कि सागर वाला रास्ता खुल गया, खतरा बढ़ गया। मगर गौर करने लायक बात ये थी कि अकेले देशपत में गजब का हौसला है। यूरोज़ की फ़ौजें सारे बुंदेलखंड में फैलने लगीं, मीलों लंबी फ़ौजें। देशपत अब अपने हर सिपाही को ललकार रहे हैं। नन्हे दीवान, कुंजल शाह, विराग सिंह जैसे जवान अपनी अपनी दिशाओं में गए होंगे। गंगिया और रज्जो तैयार हो गईं, अपने दल की सक्रिय सिपाही। जोगिनी यात्रा, देशपत ने यही नाम दिया था उनके रण आवाहन को। जोगिनों के पाने में निकली 2 स्त्रियां, कंधों पर मोटे कपड़े की झोलियां और गंगिया के गले में मोटी डोरी के सहारे झूलती नगड़िया। रज्जो ने खड़तालें ले ली हाथों में और उसके पास थे अपने प्रेमी लोक कवि ईश्वरी की फागों के तीर तरकश। ये हथियार कारगर होंगे, उसने देशपत को भरोसा दिया। टोलियां 2 जनियों की फागे गाती हुई घूमती, जैसा देखती देशपत को इत्तला देती। बागियों के लिए खतरा बढ़ता, द्विअर्थी फागे गाने लगती, जैसे गुइयाँ बचके जइए पाने, गली बंदी तोए लाने, राज कुराज परो बेराजी, की खों दें उड़ाने, गौर गैल घाट बूंद गौए हैं, बच बच के ई जाने। अर्थात साथियों, बचकर निकलना, रास्ता बंद कर दिया गया है। राज ऐसा कुराज हो गया तो किससे शिकायत और गुहार करें? गलियों में बंदिशें हैं, घाट घाट पहरे लगे हैं, अब तो मौका देख कर ही निकलना है। क्रांतिकारी इस बोली को समझने लगे थे। रज्जो और गंगिया के संकेतों का इंतज़ार करते थे। इशारा मिलता तभी गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार होते। अपनी इस कर्तव्य साधना के चलते गंगिया बेड़नी के साथ साथ रज्जो कहाँ कहाँ से नहीं गुजर गई। छतरपुर, फाटा और गुरैया की पहाड़ियों, महोबा, महुसानिया से लेकर फागों, बावन, चौकिया महल को छूने लगती। धूल धूसरी दीवारों के बीच उजली झंकारें, सुर और ताल का गजब संयोग कि रज्जो ने संगीत साधा था। वो रानी कमलापति की समाधि पर बैठकर अलग जगाने लगी, क्योंकि छतरपुर के पास से अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी निकलने वाली थी, जिसकी सूचना देशपत का निजी सचिव विराग सिंह भी नहीं ले पाया था। रज्जो जान गई थी कि वो खुद कहाँ है। दुवैला महल के आसपास वीर बुंदेले छत्रसाल, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 252 लड़ाइयाँ लड़ी थीं, वही छत्रपाल बुंदेला देशपत दीवान की श्रद्धा का पात्र है।
रज्जो के भीतर मानो विजयी शमशीर के झंझनाहट भर गई। ये संस्कृति का अभियान अपनी तरह की रणभेरी। यहीं से रज्जो का प्रेम देश प्रेम का रूप ले गया। उसके लिए श्रृंगार की फांगे बागियों को ललकारने के काम आने लगीं, जिनकी गूंज आबादी बेगम के तहखाने में छिपे ईसुरी कवि तक पहुंची। रज्जो बेड़िनी का रूप ईसुरी तड़प उठे थे। देशपत ने एक स्त्री का शील बिगाड़ दिया। धीरे पंडा समझाते, प्रेम में ही तो रज्जो ने सारे बंधन तोड़ डाले हैं। ये वही रज्जो है जो लिहाज संकोचवश प्रेमानंद की कोठरी तक न आती थी। रज्जो की नई भंगिमाएं अपनी अंदरूनी धुन को घनी करती चली जा रही हैं। नेठम ही बागी हो गई ईसुरी कराहे। रज्जो में बागीपन पहले से ही रहा होगा, नहीं तो सिपाही की ब्याहता होकर तुम्हारे प्रेम में क्यों पड़ती। धीरे पंडा, रज्जो ऐसा कुछ कर जाएगी हमने सपने में भी न सोचा था। वो तो ऐसा कर गई जैसा करने की हमारी कभी हिम्मत न पड़ी। अब सोचो ईसुरी, प्रेम उसने किया था कि तुमने। धीरे, प्रेम तो दोनों ने किया था, पर अपनी अपनी प्रीति की अपनी अपनी दिशा। हम यहाँ रह गए, वो युद्ध भूमि तक निकल गई। अब हमारे पास उसके लिए क्या है। वो बिछुड़ गई, फागे नाता तोड़ गई। इन दिनों जब उसकी चर्चा हमारे आसपास रहती है तो कभी फाग भी सूझ ही जाती है। एक इच्छा यही है कि कोई हमारा ये संदेशा रज्जो को दे दे, तुमसे मिलन कौन विधि होने, पर के एक बिछोने। बातन बातन कड़े जात हैं जे दिन ऐसे नोने। प्राणन के घर परी तल्फना, नैनन के घर रोने। फिर पाई न पाई ईसुर, मानुस की जय जोने। धीरे पंडा ने फाग सुनी, रज्जो के लिए रची फाग, पर अब क्या कहते। धीरे पंडा की चर्चा ने कौन सा मोड़ ले लिया है। झांसी की रानी के युद्ध भूमि से कालपी की ओर जाने के बाद रज्जो ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई है। नहीं, अपने जाने नहीं बताएंगे धीरे पंडा। ईसुरी फिर जीवित रह पाएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं। अभी आप सुन रहे थे देश प्रेम से पगी हुई मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी 1857 एक प्रेम कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।